हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो जो भी नए सदस्य हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि इस पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की हम लोग तैयारी करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये टारगेट वीडियो नंबर 12। तो आपको सारी वीडियोस को देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के टारगेट वीडियो नंबर 12 के साथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि आप लोगों से लास्ट में पूछा जाता है और जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन क्या था आपका? आसियान रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया है। द आसियान रीजनल फोरम ARF वॉज एस्टैब्लिश इन, आपके ऑप्शन है 1992, 1994, 1996, 1998, 1992, 1994, 1996, 1998। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो ARF की स्थापना की गई थी 1994 में। ARF यानी आसियान रीजनल फोरम, जिसे हिंदी में आसियान क्षेत्रीय मंच कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसमें सदस्य हैं कुल 27 और भारत इसका सदस्य कब बना? 1996 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिसको आपको याद रखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन? और आपके ऑप्शन है भारत, चीन, थाईलैंड, वियतनाम। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? आप सभी लोग एक पेज पर अपने आंसर को लिखिए और देखिए लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चाइना। चाइना मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं है। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में MGC में 6 मेंबर्स कंट्रीज हैं और वो कौन कौन सी हैं? इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये 6 मेंबर कंट्रीज हैं MGC यानी मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में। मेकोंग गंगा सहयोग 6 देशों की एक पहल है जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है, जो 4 क्षेत्रों में सहयोग के लिए संगठित हुए हैं। और वो 4 क्षेत्र क्या क्या है? पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन। ठीक है। द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन नवंबर 10, 2000। कब हुई थी मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की स्थापना? नवंबर 10, 2000 को। At Vietnam, Laos at the first MGC ministerial meeting. It comprises 6 members countries, namely India, Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam. The 4 areas of cooperation are tourism, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको याद रखना है कि MGC की स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 2000 को। 4 क्षेत्रों में ये लोग सहयोग के लिए संगठित हुए हैं और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? टूरिज्म यानी पर्यटन, कल्चर यानी संस्कृति, एजुकेशन यानी शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। ठीक है, 6 देशों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परा अनुभववादी बताने वाले विचारक हैं। द थिंकर हु क्लासिफाइड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी एज ट्रांस एम्पिरिकल। कौन से वो विचारक है जिन्होंने परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परा अनुभववादी यानी ट्रांस एम्पेरिकल बताया है? और आपके ऑप्शन है किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, मैकाइवर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को सिलेक्ट कीजिए। तो राइट आंसर होगा इसके लिए रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल ने परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परा अनुभववादी बताया है यानी ट्रांस एम्पेरिकल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी?
आपके ऑप्शन है कांति वाजपेयी, अपर्णा पांडे, राजीव सीकरी, जोया हसन। तो कौन है इस बुक के राइटर फ्रॉम चाणक्य टू मोदी, आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अपना। तो राइट आंसर होगा इसके लिए अपर्णा पांडे। अपर्णा पांडे है इसकी लेखिका फ्रॉम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सन 1967 में आसियान का निर्माण किस घोषणा के द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है बैंकॉक घोषणा द्वारा, जापान घोषणा द्वारा, पेरिस घोषणा द्वारा या फिर नई दिल्ली घोषणा द्वारा। द आसियान वॉज क्रिएटेड इन 1967 थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन, जापान डेक्लेरेशन, पेरिस डेक्लेरेशन या फिर न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1967 में आसियान की स्थापना की जाती है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। कब होती है इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को। और इसीलिए हम लोग 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। 1967 में आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्र 5 हैं। जब आसियान की 1967 में स्थापना 5 राष्ट्रों ने की थी। कौन कौन से वो देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आपको संस्थापक राष्ट्रों को याद रखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद कई देशों ने इसमें शामिल हुए, कई देश इसमें। ब्रुनई 1984 में शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय संगठन से है? द टर्मिनोलॉजी कोपेनहेगन क्राइटेरिया इज related to which of the following international or regional organization? और आपके ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, आर्कटिक काउंसिल, यूनाइटेड नेशन या फिर नाटो। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है कोपेनहेगन मानदंड यानी कोपेनहेगन क्राइटेरिया। और क्या होता है कोपेनहेगन क्राइटेरिया? According to Copenhagen criteria, membership of the European Union is open to any European nation that is a stable, free market, liberal democracy that respect the rule of law and human rights. कोपेनहेगन मानदंड के अनुसार कोई भी ऐसा यूरोपीय राष्ट्र यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है जिसके पास एक स्थिर अर्थव्यवस्था हो, एक मुक्त बाजार हो, उदार लोकतंत्र हो और जो कानून के शासन और मानव अधिकारों का सम्मान करता है। वो सभी यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो मेनली कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या बोलता है? कोपेनहेगन क्राइटेरिया में वे मानदंड बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी यूरोपीय राष्ट्र उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। The Copenhagen criteria are the rules that define whether a nation is eligible to join the European Union. These membership criteria were laid down at the June 1993 European Union Council in Copenhagen. कोपेनहेगन मानदंड वे नियम हैं जो परिभाषित करते हैं कि कोई राष्ट्र यूरोपीय संघ में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। ये सदस्यता मानदंड कोपेनहेगन में जून 1993 में यूरोपीय परिषद में रखे गए थे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
यूरोपियन संघ के पास समान है? आपके ऑप्शन है ध्वज, राष्ट्रगान, मुद्रा या फिर संविधान। यूरोपियन यूनियन हैज़ कॉमन फ्लैग, एंथम, करेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। और आपके ऑप्शन इधर से आपको देखने हैं और बताने हैं क्या है राइट आंसर। दोस्तों बिना बोले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाया करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपको PDF प्रोवाइड की जाती है इन वीडियोस की, और फेसबुक ग्रुप है जिसमें क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं और आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय संघ के पास समान है ध्वज, राष्ट्रगान और मुद्रा, यानी ABC। इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने यह विचार दिया कि प्राधान्यता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है? Who has given the idea that hegemony is imperialism with good manners? और आपके ऑप्शन है इमैनुअल कांट, वॉल्टर लिपमैन, जॉर्ज स्वार्जेनबर्गर, एल ओपेनहाइम। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर को सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज स्वार्जेनबर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा है? तो किसने संयुक्त राष्ट्र को पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा है? Which of the following Secretary General of United Nations describe it as sprawling and complex organization as beyond Picasso abstraction? और आपके ऑप्शन है ट्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, कुर्ट वॉल्डहीम, कॉफी अन्नान। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? किसने संयुक्त राष्ट्र को एक पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ जटिल संगठन कहा है? डैग हैमरशोल्ड ने। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है, डैग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किससे संबंधित है? अल-कायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध किया गया था, इराक के द्वारा जनसंहारक शस्त्र के विकास को रोकने के प्रति प्रेरित था, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के विरुद्ध था, पाकिस्तान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था बताइए जल्दी से। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑफ USA वॉज अगेंस्ट अल-कायदा एंड तालिबान regime to prevent development of weapons of mass destruction by Iraq, against सद्दाम हुसैन द इराकी प्रेसिडेंट, या फिर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, अगेंस्ट अल-कायदा व एंड तालिबान रिजीम। अल-कायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध किया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आकांक्षियों के महाजोड़ कोalition ऑफ विलिंग्स का संबंध है कुवैत की इराक से आज़ादी, इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान, अफगानिस्तान पर 2001 के बाद सैनिक कार्रवाई, सुरक्षा परिषद का विस्तार। कोalition ऑफ विलिंग्स इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ कुवैत फ्रॉम इराक, a mission against Iraq to destroy against the weapons of mass destruction, the military actions against Afghanistan after 2001, the expansion of Security Council। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? कोalition ऑफ विलिंग किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है, जल्दी से आंसर को सोचिए। तो जो कोalition ऑफ विलिंग्स है वो जुड़ा हुआ है अ मिशन अगेंस्ट इराक टू डिस्ट्रॉय अगेंस्ट द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान है कोalition ऑफ विलिंग्स। तो इसी के साथ आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन फॉर यू, और आई होप आप लोग इसका आंसर करेंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है? आपको जो भी आंसर लगता है आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्योंकि नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका आंसर गलत होगा या सही होगा, आपको आंसर करना है बस, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है? Who termed United States of America as first non-imperial superpower? लियोन पैनेटा, जॉन फोस्टर डलेस, हेनरी किसिंजर, लॉरेंस एच समर्स। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।